ये एक इंडिया टुडे का ग्राफ है जो हमें बताता है कि कोविड-19 के केसेस इंडिया में दूसरी कंट्री से बहुत कम है। पर अगर आप केसेस की ग्रोथ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिचुएशन बहुत जल्दी बदल रही है। पहले केसेस हर 7 दिनों में डबल करते थे, वो ऑलमोस्ट हर 5 दिन में डबल हो रहे हैं। दूसरे देशों के एविडेंस के हिसाब से ये ग्रोथ और बढ़ सकती है। जैसे हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि हर पैंडेमिक की 4 स्टेजेस होती हैं। इटली और स्पेन अभी लास्ट स्टेज में है। थर्सडे को एक सीनियर हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल ने कहा था कि अभी कोई एविडेंस नहीं है कम्युनिटी ट्रांसमिशन का, यानी कि उनके हिसाब से इंडिया अभी सेकंड स्टेज में ही है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से इंडिया के पास 30 दिन है स्टेज 3 में पहुंचने के लिए, पर कुछ लोगों की माने तो इंडिया ऑलरेडी स्टेज 3 में पहुंच गई है। If anyone today says that this is still in stage 2, we have not yet hit stage 3, I think he is just closing his eyes to the reality which is glaring at us. इंडिया में हमें ऐसे कई केसेस देखने को मिले हैं जिनकी वजह से डॉक्टर अरविंद कुमार की राय कि इंडिया में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है वो शायद सही है। ये एक ग्राफ है जो हमें कोविड-19 के केसेस दिखाता है चाइना से। जो ऑरेंज बार्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि ऑफिशियल केसेस कितने हैं चाइना में, पर जो ब्लू बार्स है वो हमें दिखाते हैं कि एक्चुअल केसेस कितने थे चाइना में। चाइना को ये ब्लू बार का डेटा हर पेशेंट से पूछताछ के बाद मिला, यानी कि उन्होंने हर पेशेंट से पूछा कि आप सबसे पहले बीमार किस दिन पर पड़े थे। यानी कि ये दोनों बार्स में जो गैप है वो हमें ये बताता है कि चाइनीज सरकार के हिसाब से कितने केसेस थे वर्सेस एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस कितने थे तब। तो जब चाइनीज सरकार को लगता था कि कोविड-19 के केसेस इतने ही हैं, एक्चुअली केसेस इतने ज़्यादा थे। और जब उनको ये लगा था कि केसेस बहुत हाई हैं, एक्चुअल केसेस इनफैक्ट गिर रहे थे। और इंडिया शायद इस ग्राफ के इस स्टेज में हो सकता है जहाँ एक्चुअल केसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं रिपोर्टेड केसेस से। कई कंट्रीज ऐसी सिचुएशन से गुजर चुकी हैं जिससे अभी इंडिया गुजर रही है, पर 3 कंट्रीज इन पर्टिकुलर उस स्टेज से फिर उभर पाई हैं: चाइना, साउथ कोरिया और ताइवान। अगर आप उनके कर्व को देखोगे तो ये कर्व उन्होंने ऑलमोस्ट फ्लैट कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि उधर नए केसेस अब बंद हो गए हैं, बल्कि उन केसेस की ग्रोथ रेट कम हो गई है। इसी वजह से इंडिया उनके एक्सपीरियंस से सीख सकता है इन पर्टिकुलर 4 लेसन्स। इन तीनों कंट्रीज की प्रेपरेशन एक एडवांस स्टेज में रही है क्योंकि वो एक सार्स आउटब्रेक से जो 2003 में हुआ था उससे गुजर चुके हैं, जिससे उन्होंने ऐसी अर्जेंसी से रिएक्ट किया जो हमें यूएस, यूरोप या फिर इंडिया में देखने को नहीं मिली है। सार्स के बाद साउथ कोरिया को क्रिटिसाइज किया गया था WHO से उसके रिएक्शन के बारे में, पर फिर कोरिया ने अपनी सारी गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश करी। उन्होंने अपनी रेगुलेशंस चेंज करी ताकि टेस्टिंग किट्स फास्ट ट्रैक हो सके, जबकि यूएस में उनकी रेगुलेशंस की वजह से उधर की टेस्टिंग स्लो हो गई है। और जहाँ चाइना ने पहले इस बीमारी को बहुत सीरियसली नहीं लिया था, जब उनको ये पता चला कि ये कितनी खतरनाक हो सकती है, उन्होंने सख्त कदम उठाए। उन्होंने वुहान को लॉकडाउन कर दिया और एक अस्पताल तैयार किया करीब 10 दिनों के अंदर ही, जब उधर के हॉस्पिटल बेड्स में कमी पड़ गई थी। ऐसी ही अर्जेंसी हमारी सरकार को भी दिखानी होगी, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है। एक इंडस्ट्री एसोसिएशन ने इंडियन सरकार को एक ईमेल लिखा था 12 फरवरी को, जहां वो ये पूछ रहे थे कि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे मास्क डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं और कौन से सेफ्टी टेस्ट करवाने चाहिए, पर उनको कई हफ्तों तक इसके बारे में कोई रिप्लाई नहीं मिला। कई डॉक्टर्स तो अभी से ये कह रहे हैं कि उनके पास इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट जैसे वेंटिलेटर्स है ही नहीं। एम्स के डायरेक्टर की माने तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम ऑलरेडी अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। जब केसेस बढ़ जाएंगे तो फिर हमारा इक्विपमेंट कहाँ से आएगा, इसके बारे में हमारी सरकार ने कोई निर्देश नहीं दिया है। हमारी सरकार प्राइवेट सेक्टर से भी मदद मांगने के अलावा कई और चीज़ें कर सकती है जो मेडिकल कम्युनिटी के एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट करे हैं, जैसे जो अनयूज्ड वेंटिलेटर्स हैं उनको रिपेयर करना और एक सेंट्रल कमांड बनाना जो वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करेगी। मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट अस्पतालों को भी कोविड-19 के बारे में गाइडलाइन जो दी गई थी वो 20 मार्च को ही दी गई थी। इसके बावजूद कि ये बीमारी कई हफ्तों से पूरी दुनिया में चल रही है, इसलिए हमारी सरकार को और प्रोएक्टिव होना होगा और देखना होगा कि कितने मिसिंग बेड्स हैं, कितने मिसिंग वेंटिलेटर्स और इक्विपमेंट है, और इस डिमांड को फिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ताइवान के सार्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से एक लीडिंग एक्सपर्ट ने कहा था कि सबसे ज़रूरी चीज़ ऐसे मामलों में है ट्रांसपेरेंसी। सरकार को पब्लिक के साथ ट्रांसपेरेंट रहना और लगातार कम्युनिकेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है ऐसे क्राइसिस के मामलों में। जैसे सिंगापुर की गवर्नमेंट के पास एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर है जो डेली अपडेट्स भेजता है कि कितने केसेस हुए हैं, कौन पेशेंट्स थे और इनमें से कितने लोकल या फिर इम्पोर्टेड केसेस थे।
साउथ कोरिया में भी ऐसा ही सिस्टम है जहाँ लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती हैं कि उनके इलाके में कोई केस हुआ है या नहीं। इसकी वजह से पब्लिक एक तो पैनिक नहीं करती और लोगों को पता चल जाता है कि क्या वो किसी हाई रिस्क इलाके में है, और अगर हैं तो वो और चौकन्ना रहते हैं और शायद किसी बुखार या खांसी की वजह से खुद टेस्टिंग करने आ जाते हैं। पर इंडिया में हमें ऐसा कम्युनिकेशन देखने को नहीं मिला है। जो हेल्थ ब्रीफिंग्स होती हैं वो डेली एक बार होती है और ब्रीफिंग्स में कोई स्टेट वाइज डेटा नहीं दिया जाता, यानी कि पब्लिक को स्टेट वाइज डेटा इंडिविजुअली कलेक्ट करना होता है हर स्टेट से। अगर उत्तराखंड ऐसी डिटेल रिपोर्ट जारी कर सकती है डेली, तो और राज्यों को भी ऐसा ही करना चाहिए और फिर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको कंपाइल करना चाहिए एक साथ। मिनिस्ट्री वेबसाइट पर भी जो डेटा है वो एकदम से अपडेट नहीं होता, उसमें थोड़ा टाइम लगता है अपडेट होने में, जिसकी वजह से लोगों को शायद पता नहीं चलेगा कि रियल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं इंडिया में। इंडियन सरकार लोकल वर्सेस इंपोर्टेड केसेस का डेटा भी नहीं दे रही है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को शायद लगेगा कि लोकल ट्रांसमिशन हो ही नहीं रहा इंडिया में, जबकि रियलिटी डिफरेंट हो सकती है। सरकार के द्वारा कांस्टेंट कम्युनिकेशन अफवाहों को भी रोक सकता है, और इंडिया में व्हाट्सएप तो एक अफवाहों का भंडार है। ये वीडियो जैसे वायरल हो रहा था जो ये दिखा रहा था कि नोवेल कोरोना वायरस हमारी दुनिया को छोड़ के जा रहा था। ऐसे मैसेजेस फैलाए जा रहे हैं कि जनता कर्फ्यू की वजह से वायरस अपने आप मर जाएगा क्योंकि वो 12 घंटे से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता, या फिर हमारे बर्तनों की आवाज़ की वजह से ये वायरस मर जाएगा। पर ऐसे मैसेजेस टिकटॉक इन्फ्लुएंसर और कई पॉलिटिशियंस ने भी फैलाए हैं। हमारी सरकार को एक प्रोएक्टिव नज़रिए से ऐसी अफवाहों को रोकना होगा, और एक तरीका जो है वो है जो ज़ेजियांग प्रोविंस में चाइना में यूज़ किया गया था। ज़ेजियांग प्रोविंस की अथॉरिटीज़ ने ऐसे कई मटेरियल्स क्रिएट करे और सोशल मीडिया में स्प्रेड करे जो लोगों को बहुत साधारण भाषा में इस वायरस के बारे में जानकारी देता है, जिसकी वजह से अफवाहों के लिए इतनी गुंजाइश नहीं रहती। और फाइनली हमारी सरकार को हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सिचुएशन के बारे में भी कम्युनिकेट करना चाहिए कि हमारे पास कितने बेड्स हैं, कितने नहीं हैं, और वो क्या कदम उठा रहे हैं। इसकी वजह से लोगों का जो भरोसा है हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो इम्प्रूव कर जाएगा, स्पेशली क्योंकि हमारे देश में लोगों के हिसाब से अपना घर ज़्यादा सेफ है एक सरकारी अस्पताल से। कोरिया की सफलता के पीछे मेन कारण रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा टेस्ट करवाए हैं। उन्होंने ड्राइव थ्रू टेस्टिंग फैसिलिटीज़ क्रिएट करी हैं जहां आप अपनी गाड़ी के साथ जा सकते हैं और टेस्ट करवा सकते हैं बिना गाड़ी के बाहर निकले हुए, और फिर रिजल्ट्स आपको टेक्स्ट मैसेज से आ जाते हैं कुछ घंटे के बाद, जिसकी वजह से लोग एक भीड़ नहीं जमा करते अस्पतालों में। कई एक्सपर्ट्स के हिसाब से इंडिया ने इतने टेस्ट करे ही नहीं है। 21 मार्च तक इंडिया ने बस 15,000 टेस्ट करे थे, यानी कि 11 लोग हर 10 लाख लोगों के लिए, जबकि कोरिया हर दिन 10,000 लोगों को टेस्ट करता है। और इंडिया की पुरानी गाइडलाइंस के हिसाब से बस उन लोगों को ही टेस्ट किया जा रहा था जो उन देशों से आ रहे थे जो इफेक्टेड हैं, या फिर उन लोगों को जो बहुत कांटेक्ट में थे उन लोगों से जो पॉजिटिव पाए गए हैं। इस टेस्टिंग क्राइटेरिया को 2 दिन पहले एक्सपैंड कर दिया गया है और सरकार ने प्राइवेट लैब्स को भी कहा है टेस्टिंग के लिए, जिसकी वजह से इंडिया की अब टोटल टेस्टिंग कैपेसिटी है 11,800 टेस्ट हर दिन। पर इस डिजीज़ में काबू पाने के लिए इंडिया को अपने टेस्ट इस फुल कैपेसिटी पे करने होंगे कई हफ्तों तक अब। और जब हम ज़्यादा टेस्ट करेंगे हमें इस बात के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए कि नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस उसके साथ बढ़ जाएंगे। इसलिए सरकार को कम्युनिकेट करना होगा कि अगले कुछ दिनों में हमें ज़्यादा केसेस देखने को मिलेंगे। ये ग्राफ कुछ रिसर्चर्स ने क्रिएट किया है जो इटली के 2 शहरों को कंपेयर करता है। एक ऐसा शहर जिसको 8 फरवरी को लॉकडाउन कर दिया गया था, और दूसरा शहर जिसको 23 फरवरी को लॉकडाउन किया था। और आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ केसेस में कितना डिफरेंस है इन दोनों शहरों के बीच में, जो हमें बताता है कि एक लॉकडाउन कितना ज़रूरी है ऐसे केसेस पर काबू पाने के लिए। एक चाइनीज़ शहर हांगजू के एक्सपीरियंस के हिसाब से 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें एक इफेक्टिव लॉकडाउन के लिए। पहला कि सरकार को बहुत क्लियर गाइडलाइंस देनी होंगी कि कौन से एरियाज एक लॉकडाउन में शामिल हैं और कौन से नहीं, लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। दूसरा कि कम्युनिटी लेवल तक ये एनफोर्स करना होगा, ये देखने के लिए कि कोई इस लॉकडाउन को ब्रेक नहीं करता। और तीसरा जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे खाना, पानी या फिर मेडिकल सप्लाईज, उनका कॉन्स्टेंटली सप्लाई होना चाहिए, नहीं तो ये लॉकडाउन नहीं चलेगा। ऐसे लॉकडाउन उन देशों में जहाँ एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है जैसे चाइना में, उधर ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू डेमोक्रेसी जैसे इटली या फिर कोरिया में। एक चाइनीज़ डॉक्टर की टीम इटली गई थी ये देखने के लिए कि उनकी प्रेपरेशन कैसी है, और उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में पूछा गया था। उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन अरेंजमेंट जो है वो इफेक्टिव ही नहीं है। लोग अभी भी पब्लिक एरियाज में मौजूद हैं, कई लोग मास्क नहीं पहन रहे और कुछ होटल्स में मिल रहे हैं। ये मोदी के द्वारा जो जनता कर्फ्यू लागू किया जा रहा है वो शायद एक दिन के लिए तो बहुत इफेक्टिव रहेगा,
पर क्या होगा जब इटली की तरह इंडिया को भी पूरे इलाकों को लॉकडाउन पे डालना होगा कई दिनों तक या फिर कई हफ्तों तक? उन लोगों का क्या होगा जो डेली का कमाते हैं और डेली का खाते हैं? क्या उनको राशन मिलेंगे या फिर उनको कैश ट्रांसफर मिलेंगे? इसकी ही वजह से एसेंशियल सर्विसेज इंडिया को मेंटेन करनी होगी कोई भी इफेक्टिव लॉकडाउन के लिए। कई वीडियो क्लिप्स हमें देखने को मिली जनता कर्फ्यू के दौरान, जिसने ये दिखाया कि लोग सेलिब्रेट तो कर रहे थे डॉक्टर्स और नर्सेज के योगदान को, पर वो सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए थे, जो दिखाता है कि हमारी सरकार के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा एक इफेक्टिव लॉकडाउन करना। इन देशों में कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जैसा पहले उन्हें ये लगता था कि केसेस बहुत कम हैं जबकि एक्चुअल केसेस बहुत ज़्यादा थे, शायद ऐसी ही सिचुएशन अभी भी हो सकती है। साउथ कोरिया के डिजीज एक्सपर्ट ने कहा है कि लोअर केसेस का मतलब ये नहीं है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, जिसका मतलब है कि कोई भी देश अभी रिलैक्स करने की सिचुएशन में नहीं है। कई एक्सपर्ट्स की माने तो हमारी दुनिया के सामने दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि इस वायरस के लिए एक ट्रीटमेंट डेवलप हो जाए या फिर वैक्सीन डेवलप हो जाए। एक टाइम पर हम ये भी मानते थे कि HIV को ट्रीट नहीं किया जा सकता या फिर बर्ड फ्लू से कई लोगों की जानें जाएंगी। ऐसा नहीं हुआ, इसलिए लोग मानते हैं कि अगर एक वैक्सीन डेवलप हो गई और करीब 66% लोग इम्यून हो गए तो इस वायरस से लड़ा जा सकता है। और फिर दूसरा ऑप्शन है कि हमारी दुनिया में इतने लोग इन्फेक्ट हो जाएं इस वायरस से कि इस वायरस से लड़ने के बाद वो खुद फिर इम्यून हो जाएंगे और फिर हमारी दुनिया पर इतना असर नहीं होगा। पर इन दोनों ही ऑप्शंस में कई प्रॉब्लम्स हैं। पहला कि वैक्सीन को डेवलप करने में 12 से 18 महीने का टाइम लग सकता है, जो बहुत लंबा टाइम है कई देशों के लिए। और दूसरा कि ऐसी पोजीशन में पहुंचने के लिए जब हमारी दुनिया में कई सारे लोग इम्यून हो जाएंगे इन्फेक्ट होने के बाद, उसके लिए करोड़ों लोगों को इन्फेक्ट होना होगा, लाखों लोगों की जान जा सकती है और हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। इसके अलावा कई कोरोना वायरस रिसर्चर्स ने कहा है कि ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि हमारी बॉडीज़ को इम्यूनिटी मिल सकती है इस वायरस से। जो साधारण सर्दी जुकाम होती है उसके 10 से 30% केसेस 4 डिफरेंट कोरोना वायरसेस से आते हैं। और सर्दी जुकाम मिलने के बाद हमारी बॉडी इम्यूनिटी कुछ टाइम के लिए डेवलप करती है, पर कुछ टाइम के बाद इसको खो देती है। और नोवेल कोरोना वायरस के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। इसलिए इंडिया ना तो किसी वैक्सीन का वेट कर सकता है और ना ही उस सिचुएशन का वेट कर सकता है कि दुनिया में या फिर हमारे देश में कई लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। और चाइना, साउथ कोरिया या फिर ताइवान की तरह इंडिया इतना डेवलप भी नहीं है, इसलिए ऐसे कदम उठाना इंडिया के लिए मुश्किल होगा। और हम इस वायरस और ऐसे देशों के एक्सपीरियंसेस को कितना सीरियसली लेते हैं वो ये डिसाइड करेगा कि हम इस ग्राफ के किस पार्ट में हैं, उस पार्ट में जहाँ केसेस ज़्यादा हैं या फिर जहाँ केसेस कम।